Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes in Dehradun. Let's have a look at the question of the day. Today's question is of the topic rotation and the question says, a cylinder of mass m and radius capital R is rolling without slipping on a horizontal surface with angular velocity omega naught. The velocity of center of mass of cylinder is omega naught R. The cylinder comes across a step of height r by 4. Assume required friction is present at the edge of the step. Find the minimum and maximum initial angular velocity of cylinder so that the cylinder rides up the step without slipping or jumping. ऑलराइट बच्चों, तो मैंने एक सिंप्लीफाइड डायग्राम यहाँ पर बना दिया है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टकराने के अगर ठीक पहले की मैं बात करूँ ना, टकराने के ठीक पहले इस सिलेंडर के पास क्या था? इस सिलेंडर के पास थी एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट और उसी के साथ एक और लीनियर वेलोसिटी भी थी जो कि थी ओमेगा नॉट अपॉन आर, सच दैट कि ये यहाँ पर प्योर रोलिंग कर रहा था, है ना। अब जैसे ही ये इससे टकराएगा, है ना, अगर ये टकराएगा तो आप समझिए कि अगले मोमेंट पर क्या होने वाला है। हमें सवाल में दिया है कि ये स्लिप नहीं कर रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन इतना अच्छा है कि ये इसे स्लिप करने नहीं दे रहा है। तो हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस पॉइंट, लेट अस से इसका नाम पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी के अबाउट में अगर इस पूरे के पूरे सिलेंडर को देखूं तो मैं देख सकता हूं कि इस पर कोई भी इंपल्सिव फोर्स तो लग रहा है लेकिन इंपल्सिव टॉर्क नहीं लग रहा है ना। जैसे कि जैसे ही ये इससे कोलाइड करेगा तो यहां पर जो ये पॉइंट पी है, ये जो एज है सीढ़ी का, ऐसा कह सकते हैं, तो यहां पर जैसे ही टकराया तो एक सडन एक नॉर्मल रिएक्शन तो इस पर लगा। और वो कैसा होगा दिखने में नॉर्मल रिएक्शन? वो नॉर्मल कुछ ऐसा दिख रहा होगा, है ना, इस पॉइंट से पास कर रहा होगा और ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा इस इमीडिएट सरफेस के। तो ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है ये कैसा हो जाएगा? इंपल्सिव हो जाएगा। बाकी जो mg है और जो यहाँ पर का नॉर्मल रिएक्शन है, इन सबको हम लोग नॉन इंपल्सिव कहेंगे, क्योंकि सडनली जो फोर्स क्रिएट हो रहा है वो तो इसके कारण क्रिएट हो रहा है ना। तो ये जो नॉर्मल है ये कैसा फोर्स हो गया? इंपल्सिव फोर्स हो गया। लेकिन पी पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग देखें तो इसका कोई भी टॉर्क नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ये जो फोर्स है ये तो इस पॉइंट पी से ही क्रॉस कर रहा है। तो अगर मैं पॉइंट पी के अबाउट देखूं तो मैं क्या लगा सकता हूं यहाँ पर? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ, बताइए किसका कंजर्वेशन कर सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि हमें पता है कि अगर नेट टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट 0 लग रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द इंपैक्ट क्या होगा? सेम होगा। तो एक काम करते हैं, पहले निकालते हैं कि इस पॉइंट पी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना था। अब आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, उसमें आपको ये पता होगा कि किसी पॉइंट पी के अबाउट, है ना, एक ऐसी बॉडी जो कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन कर रही है उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एंगुलर मोमेंटम वेक्टर अबाउट पी क्या लिख देंगे? एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू आर वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, है ना। ये पहला वाला टर्म क्या बन जाता है कि अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम लोग देखें तो ये बॉडी तो सिर्फ क्या कर रही है? घूमती हुई दिखाई दे रही है। तो वो वाला एंगुलर मोमेंटम हम लोग लेंगे जो सेंटर पे बैठ करके अपने को फील हो रहा है। और दूसरा कौन सा टर्म है? दूसरा वो टर्म है कि अगर पॉइंट पी पर हम लोग देखें, पॉइंट पी से देखें इनफैक्ट, तो अगर मैं इस पूरे के पूरे सिलेंडर को क्या मान लूं? एक पॉइंट मास मान लूं और वो कहां पर सिचुएटेड मान लूं? एट द सेंटर ऑफ मास। तो जो इस पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम आएगा वही क्या कहला रहा है? m इंटू आर क्रॉस v। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास कैसा आ जाएगा? I इंटू ओमेगा। और इसका सेंस कैसा है? क्लॉकवाइज है। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो इनटू द स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आई आई ओमेगा वाली, वो कैसे आई? इनटू द स्क्रीन। प्लस अब अपने को एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी का मैग्नीट्यूड निकालना था, तो मैं कितना लिख दूंगा? आई ओमेगा तो आ ही गया, उसमें मैं ऐड करूंगा। ऐड क्यों करूंगा? क्योंकि जब मैं आर क्रॉस वी कर रहा हूं, ये मेरा आर वेक्टर है और ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो आप आर क्रॉस वी भी करके देखिए राइट हैंड थंब रूल से, तो वो भी इनटू द स्क्रीन ही आ रहा है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि प्लस के आगे क्या लिख दूं? यहाँ पर m इंटू वी नॉट इंटू आर परपेंडिकुलर। आपको ये पता होगा कि आर क्रॉस वी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना जाता है?
अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर पर क्या ड्रॉप करूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो इसे मैं आर परपेंडिकुलर बोल देता हूं। तो जरा आप कैलकुलेशन पर आते हैं, है ना। यहाँ पर ये आई ओमेगा की वैल्यू भरते हैं। आई कितना दिया हुआ है, सिलेंडर है तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। ओमेगा कितना दिया हुआ है अपने को, ओमेगा दिया हुआ है ओमेगा नॉट, प्लस एम इंटू वेलोसिटी वी नॉट कितनी दी हुई है, ओमेगा नॉट इंटू आर। सही है। और आर परपेंडिकुलर जरा डायग्राम से देखिए, पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी थी, आर थी, उसमें से आर बाय 4 घटाना है, तो ये हो गया 3r बाय 4। क्लियर है यहाँ तक। तो एंगुलर मोमेंटम जो है शुरुआत में कितना आ गया, ये आ गया एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट बाई 2 प्लस 3m, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, 3m ओमेगा नॉट आर स्क्वायर बाय 4। अगर इन्हें ऐड करूं तो लेफ्ट वाले टर्म को मैं बोल सकता हूं 2/4 और ये हो गया 3/4, मतलब ये बन गया 5/4 m ओमेगा नॉट आर स्क्वायर। तो ये तो क्या आ गया, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, है ना, उसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब आप सोचिए कि अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा देखूं, तो अगले मोमेंट पर ये क्या कर रहा है, जैसे ही हिट कर रहा है उसके अगले मोमेंट पर ये क्या कर रहा है। अब बच्चों आप सोचिए कि टक्कर के ठीक बाद जो है, अगर ये इससे चिपक करके ना, ये इससे कांटेक्ट तो ब्रेक नहीं कर रहा है, तो बहुत स्मूथली ये क्या कर रहा है, इससे चिपक करके ऊपर उठ रहा है ना। तो ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट पी के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है। बात समझ रहे हैं। इसके पहले क्या हो रहा था, ये ग्राउंड पर प्योर रोलिंग कर रहा था, लेकिन इस समय क्या हो रहा है, जैसे ही ये टक्कर मार रहा है, तो अपने को सवाल में जैसी कंडीशन दी है ना, उसके हिसाब से अपने को क्या फील हो रहा है कि ये इससे टकराया और टकरा करके ये इसको छोड़ नहीं रहा है। तो अगर छोड़ नहीं रहा है, इसको पकड़ के रखा हुआ है, तब तो एक ही ऑप्शन है इस सिलेंडर के पास कि वो क्या करेगा, इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन करता हुआ अपीयर हो रहा है ना। तो बच्चों अगर मैं मान लूं कि इस पॉइंट के अबाउट ये पूरा का पूरा जो हमारा सिलेंडर था वो लेटर से कि ओमेगा से घूम रहा है ना, तो अब मैं क्या बोल सकता हूं कि इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं देखूं तो एंगुलर मोमेंटम फाइनल कितना हो गया, फाइनल एंगुलर मोमेंटम मैं कह दूंगा आई पी इंटू ओमेगा, क्योंकि मुझे तो अपनी पॉइंट के अबाउट ये सिर्फ क्या करता हुआ दिख रहा है, प्योर रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं किस एक्सिस के अबाउट लूंगा, पी से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट, जो स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। तो आईपी कितना हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर लगा दे तो सेंटर के अबाउट होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, इसमें और कितना ऐड करना होगा, एम आर स्क्वायर। तो ये रहा एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। अब मुझे याद आ रहा है कि इनिशियली एंगुलर मोमेंटम मैंने कितना निकाला था कोलिजन के ठीक पहले, 5/4 m ओमेगा नॉट आर स्क्वायर। इसको मुझे किसके बराबर करना पड़ेगा, इसको बराबर करना पड़ेगा 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा के, क्योंकि एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर 3/2 एम आर स्क्वायर ही तो होता है। तो यहां से जरा देखते हैं कैलकुलेशन करके कि क्या आ रहा है फाइनल ओमेगा। 2 2 जा 4 हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर भी गायब हो गया। तो देखिए यहां से ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा आ गया 5/6 ओमेगा नॉट। क्लियर है ये बात। तो ये अपना आया कि ठीक टक्कर के बाद, है ना, ठीक टक्कर के बाद इसका जो ओमेगा होगा अबाउट पॉइंट भी हम जो हम लोग देख पा रहे हैं, वो कितना आ रहा है 5/6 टाइम्स इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी के। तो बच्चों अब सोचते हैं कि सवाल में अपने से क्या क्या पूछा गया था, अपने से ओमेगा मिनिमम पूछा गया था और ओमेगा मैक्सिमम पूछा गया था। मतलब कि ये क्या है, ओमेगा मिनिमम किसकी वैल्यू है, ये है इनिशियल ओमेगा नॉट की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए और इनिशियल ओमेगा नॉट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, ताकि जो सवाल में कह रहा है वो हो सके। तो चलिए अब सवाल में जैसे कि पहले पार्ट में अपने से पूछा गया था, ओमेगा मिन पूछा गया था, सबसे पहले ओमेगा मिन पूछा गया था, तो मैं ओमेगा मिन निकालने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो जरा सोचिए कि ओमेगा मिन कैसे निकाले, है ना। जब ये इससे टकरा रहा है तो हम लोग क्या चाहेंगे कि ये इसके अबाउट जब घूम रहा है ना, तो इतना ओमेगा तो रहे इसके पास कि ये किसी तरह ऊपर लैंड अप कर जाए। समझ में आ रही है बात, मतलब आप समझ रहे हैं इस डायग्राम के थ्रू मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब ये इनिशियल है ना, ये इनिशियल हमारा सिलेंडर था और ये फाइनली सिलेंडर एटलीस्ट ऐसा दिखना चालू हो जाए सच दैट कि यहां पहुंच किसी तरह जाए, और यहां पर अगर इसकी स्पीड जो है ना, वी फाइनल अगर 0 भी हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जस्ट किसी तरह उठ करके ऐसे करके यहां तक पहुंचा है ना। तो मैं क्या समझ पा रहा हूं कि यहां पर एक बार जब इसने हिट कर दिया इसे, है ना, एक बार जब इसने हिट कर दिया
उसके बाद इस पूरे के पूरे सिलेंडर की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। क्योंकि टक्कर के दौरान तो चलिए एनर्जी लॉस हुई, लेकिन एक बार जब टक्कर हो गया, अब ये इसके अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है, तो उस दौरान मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिलेंडर में कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ क्या होगा, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इट विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। वो भी कब? जब हमें ओमेगा मिनिमम निकालना है ना। ओमेगा मिनिमम के केस में हम लोग क्या चाहते हैं कि किसी तरह ये यहाँ से उठ करके यहाँ पर पहुंच जाए। तो चलिए जरा ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि आखिर पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट आया, राइट? तो कैसे निकालें पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट आया? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं इसे जीपी बराबर 0 मान लूं, है ना, ग्राउंड को जीपी बराबर 0 वाले रेफरेंस लाइन मान लेता हूं, तो शुरुआत में ये जो इनिशियल सेंटर था वो आर हाइट ऊपर था, और जब फाइनली ये यहां पर पहुंच गया इस लोकेशन पर, तो इसकी हाइट जो है वो कितनी हो गई ओवरऑल? ये तो अभी भी आर है और उसमें r/4 और ऐड होना है। तो मतलब कि मैं ये समझ पा रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितने से बढ़ गई? एम जी इंटू r/4 से बढ़ गई, क्योंकि r हाइट पर तो पहले ही था, वहां से और कितना ऊपर उठा? r/4 ऊपर उठा। अब ये एनर्जी आई कहां से? ये आई इसके काइनेटिक एनर्जी के कॉस्ट पे। तो मैं क्या लिख दूंगा? हाफ आई पी इंटू ओमेगा स्क्वायर। आई पी का मतलब क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट पी। क्योंकि मुझे ये पूरा का पूरा सिलेंडर पी पॉइंट के अबाउट क्या करता दिख रहा है? प्योर रोटेशन, है ना। ऐसा लग रहा है कि ये समय फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन कर रहा है। तो अगर कोई बॉडी फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन ध्यान मुझे ये रखना होगा कि आई लेना होगा अबाउट पॉइंट पी। तो मैं क्या लिख दूंगा अगर एक स्टेप आगे जाऊं? एम जी r/4 बराबर हाफ इंटू आई पी कितना हो जाएगा? हमने अभी अभी निकाला था 3mr² 2 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, राइट। हम लोगों ने ओमेगा भी अभी अभी निकाला था, और ये ओमेगा कितना आया था? ये आया था 5/6 टाइम्स ओमेगा नॉट, अभी अभी हमने निकाला था। तो चलिए ओमेगा की वैल्यू मुझे याद है कि वो आई थी 5 ओमेगा नॉट बाय 6। तो इसे अगर फर्दर सॉल्व करें तो क्या लिख देंगे? एम जी इंटू r/4 इज इक्वल टू हाफ इंटू 3/2 एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा की वैल्यू कितनी रख दे? 5 ओमेगा नॉट अपॉन 6, और इसका करना है होल स्क्वायर। सही है यहाँ तक? तो आप देखिए बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट होती दिखाई दे रही है। एम से एम चला गया, आर से एक आर चला गया, 2 इंटू 2 4 होता ही है, तो 4 से 4 भी चला गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया? G इज इक्वल टू 3 टाइम्स R मल्टीप्लाइड बाय 25 ओमेगा नॉट का स्क्वायर अपॉन 36। यहाँ पर तो अपना इतना आ गया, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर कितना आ गया? ये आ गया 3 और ये 12, है ना। तो 12G अपॉन 25, और R भी एक आएगा ना, 12G अपॉन 25 इंटू आर आ जाएगा ये। तो यहाँ से फाइनली अपना ओमेगा नॉट, और ये ओमेगा नॉट की कौन सी वैल्यू है? ये मिनिमम वैल्यू है, ताकि जस्ट ऊपर लैंड कर पाए। वो कितना हो जाएगा? अंडर द रूट ऑफ 12G अपॉन 25R। सही है यहाँ तक? चलिए बच्चों, अब टाइम हो चुका है कि हम लोग ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू निकालें, है ना। कौन सी ओमेगा की? ओमेगा नॉट की मैक्सिमम वैल्यू निकालें, सच दैट कि जब ये इसे स्ट्राइक करेगा ना इस स्टेप को, तो भी क्या हो? तो भी ये इस पी पॉइंट को छोड़े ना, और प्योर रोटेशन करता वो ऊपर उठे। तो अब आप सोचिए कि हमने एक एक्सट्रीम केस सोच लिया कि टकराया, इतने कम स्पीड से टकराया कि जस्ट किसी तरह ऊपर उठ करके यहाँ पर रुका, है ना। लेकिन अब आप ये सोचिए कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इतने हाई स्पीड से आ रहा हो कि पी पे टकरा करके ये जंप कर जाए। ऐसा तो नॉर्मल केस में तो पॉसिबल लगता ही है। तो अपने को नॉर्मल रिएक्शन, जो ये जो सिलेंडर है उसको जो नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है, उसके कारण हो सकता है कि ये बाउंस भी कर जाए, पर हम तो वो नहीं चाहते। तो चलिए एक बार देखते हैं कि किसी भी मोमेंट पर, है ना, हम लोग नहीं चाहते कि किसी भी मोमेंट पर ये पॉइंट बी से कांटेक्ट छोड़े। तो मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर थीटा पर, है ना, टक्कर के बाद किसी मोमेंट थीटा, किसी मोमेंट की बात कर रहा हूं, जब mg वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया। इस समय चलिए फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं। पॉइंट पी के अबाउट मुझे दिख रहा है कि ये पूरी की पूरी बॉडी क्या कर रही है? सिर्फ और सिर्फ प्योर रोटेशन कर रही है। तो मैं लिख सकता हूं नेट फोर्स, उसको किसके बराबर कर दूंगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। समझ पा रहे हैं?
आप देखिए ना, कोई भी पॉइंट है ना, उसके अबाउट कोई अगर पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पार्टिकल पर लगने वाले नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो वही काम हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं अभी। तो जरा देखिए यहाँ पर, एक तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि mg का cos थीटा कॉम्पोनेंट है ना, mg का cos थीटा कॉम्पोनेंट लग रहा है टुवर्ड्स द पॉइंट p, लेकिन एक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट सॉरी फोर्स लग रहा है, वो कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन। तो इसको मैं किसके बराबर लिख दूंगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, जो कि कितना हो जाएगा, m ओमेगा डैश स्क्वायर बाय r। ओमेगा डैश क्या है, इस मूवमेंट पर मान लेते हैं कि इसका कुछ भी ओमेगा डैश हो चुका है। तो अब मैं चाहता हूं कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कभी भी जीरो ना हो, है ना। ओमेगा ऑल्दो ओमेगा नॉट शुरू में बहुत ज्यादा था, पर फिर भी मैं चाहता हूं कि एज पर द क्वेश्चंस डिमांड नॉर्मल रिएक्शन कभी जीरो ना हो। तो लेट अस से कि नॉर्मल रिएक्शन जस्ट जीरो होता है ना। नॉर्मल रिएक्शन को जस्ट हम लोग जीरो कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल रिएक्शन है पर वो कितना है, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो है। तो उस केस में हम लोग क्या बोल देंगे, mg cos थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा डैश स्क्वायर इनटू r। सही है यहां तक। तो यहां से देखिए m से m कैंसिल आउट हो गया। अब जरा देखिए यहाँ पर अपने पास ओमेगा भी डैश है और यहाँ पर भी cos थीटा भी कोई रैंडम थीटा है। तो अब जरा सोचिए यहाँ पर कंडीशन क्या लगाई जाए। देखिए नॉर्मल की वैल्यू वैसे क्या आ रही थी, नॉर्मल बराबर आ रहा था mg cos थीटा माइनस m ओमेगा डैश स्क्वायर इनटू r। ये आ रही थी ना वैल्यू नॉर्मल की। अब जरा देखिए कि नॉर्मल में चेंज विद थीटा कैसा आ रहा है। अगर ये और ऊपर उठ रहा है तो आप समझ पा रहे हैं कि थीटा और छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे ये लाइन और ऊपर जाती जाएगी, ये जो नॉर्मल वाली लाइन है, इसका एंगल वर्टिकल के साथ और क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। शुरू में जैसे ज्यादा था, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है इसका एंगल जो है वो कम होता जा रहा है वर्टिकल के साथ। तो अगर थीटा बढ़ रहा है तो हम लोग देख पा रहे हैं कि mg cos थीटा जो है ना, सॉरी, अगर थीटा कम हो रहा है ना, अगर थीटा जो है जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे ये सिलेंडर ऊपर जा रहा है वैसे वैसे थीटा क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। और हमें पता है कि अगर थीटा छोटा होगा तो cos थीटा बढ़ेगा, मतलब ये जो mg cos थीटा वाला टर्म है ये बढ़ रहा है। और ओमेगा डैश की वैल्यू जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जा रहे हैं, ओमेगा डैश क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, राइट। तो उसी को मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ कि ये वाला टर्म जो है धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। तो ये जो पहला टर्म है ये बढ़ रहा है और ये जो दूसरा टर्म है ये घट रहा है। मतलब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो है थीटा के छोटे होने पर, मतलब सिलेंडर के ऊपर जाने पर क्या होती जा रही है, नॉर्मल रिएक्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर जिस जिस मोमेंट पर ये टकरा रहा था, अगर उस मोमेंट पर नॉर्मल रिएक्शन किसी तरह जस्ट जीरो से थोड़ा भी बड़ा हो, है ना, तो उसके बाद ये कभी भी नॉर्मल रिएक्शन और कम तो नहीं होगा, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा ही। तो इसका मतलब यहां पर जो मुझे ओमेगा डैश की वैल्यू लेनी चाहिए वो कौन सी लेनी चाहिए, ओमेगा के बराबर। मतलब कौन सा ओमेगा, जो जस्ट कोलिजन के बाद इसने एक्वायर किया था, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 5 ओमेगा नॉट बाय 6। और यहाँ पर थीटा क्या लेना चाहिए, थीटा हम लोग जो है तब का लेंगे जब ये जो सिलेंडर है ये जस्ट टच कर रहा था किसे, ग्राउंड को। मैं क्यों कह रहा हूं जस्ट टच कर रहा था, क्योंकि उस मोमेंट पर जैसे ही इसने टक्कर मारी तो जस्ट सिलेंडर उठ रहा था। तो ग्राउंड से मिलने वाला नॉर्मल रिएक्शन उस समय इसके पास कितना था, ऑलमोस्ट जीरो था। तो अब आ जाते हैं कैलकुलेशन पर। अब तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। तो अगर मैं cos थीटा इनिशियली निकालना चाहूँ, है ना, तो शुरू में cos थीटा कैसे निकालेंगे हम लोग। तो बच्चों मैंने आपके लिए यहाँ पर r और 3r/4 लिख दिया, क्योंकि ये हाइट तो r/4 थी, तो बची हुई हाइट कितनी होगी, 3r/4। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं लिख दूंगा cos थीटा की वैल्यू बेस तो है 3r/4, तो 3r/4 अपॉन हाइपोटेनस विच इज r। दिस शुड बी इक्वल टू 5 ओमेगा नॉट अपॉन 6 का भी होल स्क्वायर इंटू r। सही है यहां तक। तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो देखिए r से r कैंसिल आउट हो जा रहा है और ये क्या बन जा रहा है, 4, सॉरी, ये बन जा रहा है 3 इंटू जी अपॉन 4 इज इक्वल टू 25 ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 36 इंटू आर।
तो 4 9 36 होता ही है। तो यहाँ से ओमेगा नॉट स्क्वायर कितना आ गया, वो आ गया 27 जी अपॉन 25 आर। तो यहां से अपने पास ओमेगा नॉट की कौन सी वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई कितनी, अंडर द रूट ऑफ 27 अपॉन 25 जी अपॉन आर। तो बच्चों अब हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से ओमेगा मिनिमम निकालेंगे और किस तरीके से ओमेगा मैक्सिमम निकालेंगे। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल था ये। तो इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर इस तरीके की वीडियोस मिलते रहें। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे विद अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। टिल देन टेक केयर।